आपको याद हो कल हमने डिस्कस किया था कि कुछ लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं और ये कंपनी बना के बच्चे किनके सपोर्ट करते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमने ये भी कल डिस्कस किया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे बच्चे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कंपनी को मैनेज करने के लिए। नहीं बेटा, आज एक और चीज हम डिस्कस करेंगे माजरत के साथ, क्योंकि इन बच्चों ने आज स्लाइड्स वगैरह डाउनलोड नहीं की, लेकिन हम वैसे डिस्कस कर लेंगे, आप पढ़ के आइएगा उसको जो तो कुछ इनका आपस का रिलेशनशिप, डायरेक्ट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात करेंगे थोड़ी सी, एक हल्के हल्के जो हमारे टॉपिक्स हैं। तो मेरे बच्चे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सपोर्ट किया था, फिर हमने डिस्कस, अच्छा एक और चीज मेरे बच्चे चले यहीं पर देखिएगा, डायरेक्टर और शेयर होल्डर के दरमियान 3 तरह के ताल्लुक होंगे। एक तो मेरे बच्चे याद करो, बचपन में बी लॉ के अंदर हमने एजेंसी पढ़ा था कि वो काम जो हम खुद कर सकते हैं खुद करने की बजाय अगर हम किसी और से करवा लें वो कोई और हमारा एजेंट कहलाता। अब मेरे बच्चे इस कंपनी के मालिक थे, ये शेयर होल्डर, इन्होंने कंपनी बनाकर किसी और कर दिया कि ये जो डायरेक्टर्स हैं ये शेयर होल्डर्स के एजेंट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डायरेक्टर्स हैं ये शेयर होल्डर्स को उस पैसे के लिए जो इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर ने की है उसके लिए ये डायरेक्टर्स जो शेयर होल्डर हैं ये डायरेक्टर उनको भी हम सब डिस्कस करेंगे कि वैसे पैसे की मदद में मोस्टली होता है कि जब किसी का कोई पैसा किसी के पास हम अमानत के तौर पे रखवा दें तो वो बंदा हमारे लिए स्टीवर्ड कहलाता है। तो मेरे बच्चे ये जो पैसा लगा हुआ इस कंपनी के अंदर वो लगा हुआ शेयर होल्डर्स का, तो मेरे बच्चे इसकी रखवाली कर रहे हैं डायरेक्टर्स। खाली पैसा ही नहीं मेरे बच्चे, उस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, याद करो बचपन में हम डिस्कस करते थे उस कंपनी के एसेट्स लायबिलिटी पे करने के बाद जो बच जाते हैं वो मालिकों के होते हैं, शेयर होल्डर के होते हैं। तो इस सारी इन्वेस्टमेंट की सारे एसेट्स की रखवाली करना ये डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। तो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर के दरमियान एक तीसरा ताल्लुक सारी। तो मेरे बच्चे एक तीसरा रिलेशनशिप होगा, उसको हम कहेंगे स्टीवर्डशिप। क्या होता है ये? है बस वही बात कि मेरे बच्चे बस ये 3-4 दिन की क्लास ओके सौखे होके हमने गुजारनी है, क्योंकि वो एक्सपर्ट बंदा वो ज्यादा बेहतर जानता है, वो कुछ और डिवाइसेस साथ लगाते हैं जिससे ये चीजें रिजॉल्व हो जाती। खैर ले बेटा, जरा दोबारा देखिएगा कि डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर के दरमियान 3 तरह के ताल्लुक हैं। एक तो मेरे बच्चे डायरेक्टर्स शेयर होल्डर के एजेंट हैं, दूसरा मेरे बच्चे डायरेक्टर शेयर होल्डर को अकाउंटेबल भी हैं, जवाबदेह भी हैं, और तीसरा मेरे बच्चे जो डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डर की निगाह में स्टीवर्ड। अब मेरे बच्चे जो अकाउंटेबिलिटी वाला जो मेरे बच्चे रोल है जो डायरेक्टर किस तरह पूरा करेंगे, डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, यानी कि उस कंपनी के जितने भी हिसाब किताब हैं वो सारा मेंटेन करेंगे। और फिर याद करो कल हमने डिस्कस किया था कि इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट से डायरेक्टर क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के किन के सामने रखेंगे, ये शेयर होल्डर के सामने रखेंगे। लेकिन मेरे बच्चे एक और चीज दिमाग में रखिएगा कि ये जो डायरेक्टर जितना कंपनी का इमेज शेयर होल्डर के सामने अच्छा दिखाएंगे, कल इन डायरेक्टर्स को भी मेरे बच्चे उतना ही फायदा मिलेगा, यानी कि जितना कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उतना ही डायरेक्टर्स को फायदा होगा। अब मेरे बच्चे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है बुरा परफॉर्म कर रही है ये तो पता चलेगा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। याद करो बचपन में हम पढ़ा करते थे, या बचपन में क्या ये तो अभी भी पढ़ते हो, जहां पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है वहीं पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी होती है, जिसको पीएनएल कहते हैं। वहां से कंपनी की परफॉर्मेंस का हमें पता चल रहा था, पोजीशन और परफॉर्मेंस दोनों चीजें बता रही होती है, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो मेरे बच्चे कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो शायद हमें पीएनएल से पता लग रही होगी। अब मेरे बच्चे उस पीएनएल के अंदर कंपनी के डायरेक्टर्स की कोशिश होगी कि हम प्रॉफिट दिखाएं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे तो मेरे बच्चे उतना ही डायरेक्टर्स को भी फायदा हो। अब इसका मतलब है कि अगर इस साल में कंपनी फायदे में ना हो या ये प्रॉफिट में ना हो तो हो सकता है डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ करें, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करें, और मैनिपुलेशन करके अगर नहीं भी मेरे बच्चे हमारे जो प्रॉफिट कंपनी प्रॉफिट में, तो हो सकता है ये क्या कर लें, उसको प्रॉफिट में लें। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उन्होंने शेयर होल्डर के सामने रख दी और शेयर होल्डर ने उनको बड़ी शाबाश दी कि भाई ये तो बड़ा बेहतरीन हो गया कि हमारी कंपनी इतना अच्छा चला रहे हो आप लोग। लेकिन मेरे बच्चे ये तो इन्होंने मैनिपुलेशन की थी, ये तो जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्होंने खराब किया था, जिसको कल हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होगी मिसस्टेटमेंट। अब मिसस्टेटमेंट हमेशा दो ही तरीके से हो सकती है, या तो एरर हो सकती है या फ्रॉड हो सकती है।
तो मेरे बच्चे बात का तो गलती से कोई चीज गलत इन्होंने लिख दी या जानबूझ के बात का। और ज्यादातर जो हम ध्यान रख रहे होते हैं, जो ज्यादा खतरनाक होता है मेरे बच्चे, वो फ्रॉड होता है, क्योंकि एरर खतरनाक नहीं होती, क्योंकि उसमें हमारा इरादा नहीं होता। अगर कुछ गलती हो भी तो हम क्या करते हैं, उसको बाद में पता चल जाए हम सही कर लिया करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो फ्रॉड है वो बड़ा खतरनाक होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि फ्रॉड को करने के लिए हमने बड़े पापड़ बेले होते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जब अगर हमने फ्रॉड किया, वो फ्रॉड किसी को नजर भी ना आए। एरर नजर आ जाती है, लेकिन किया हुआ फ्रॉड मेरे बच्चे, हमारी कोशिश होती है किसी को नजर ना आए। तो इसलिए फ्रॉड ज्यादा खतरनाक होता है, और ऑडिटर ज्यादा जो चौकन्ना रहता है वो फ्रॉड की मदद में रहता है। खैर, तो अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने गई, ये गलत है, लेकिन शेयर होल्डर बड़े खुश हुए कि भाई कमाल हो गया, हमारी कंपनी प्रॉफिट में है। लेकिन मेरे बच्चे, ये तो डायरेक्टर ने शेयर होल्डर को धोखा दे दिया। अब यहाँ पे किसी सियाने बंदे ने इनको आके कहा कि भाई तुम लोग बड़ी पार्टी शार्टी कर रहे हो, बड़े खुश हो। खैर तो है, वो कहते हैं कि भाई आपको पता नहीं हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। कहता है कि किसने कहा कि आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है? वो कहता है कि हमारे डायरेक्टर्स ने। कहता है तो कंपनी को चला कौन रहा है? कहता है डायरेक्टर। अच्छा ये बताएं कि डायरेक्टर्स को मिलेगा क्या जब उन्होंने इतनी अच्छी कंपनी चलाई है? वो कहता है कि जब वो हमने उनको तय किया हुआ है कि जब हमें प्रॉफिट दिखाएंगे तो हम उनकी अच्छी खासी जो उनको जो बेनिफिट्स हैं, जो पर्क्स हैं, या जो सैलरीज हैं, उनकी बढ़ा देंगे रेम्यूनरेशन। तो कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि उन डायरेक्टर ने आपके साथ धोखा किया हो, उन्होंने जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत किया हो। ये सारे एकदम से वो कहता है चुप करो बैठ जाओ सारे बैठ। ये तो बात वाकई सोचने वाली है। हो सकता है डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, हमारे साथ कोई धोखा कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आपस में बैठ के सोचते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। वो कहता है कि क्यों ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम खुद चेक करें। वो कहता है कि हम तो सारे कोई अनपढ़ है, कोई मान लो कि कोई जिसका कॉमर्स से किसी का कोई ताल्लुक ही नहीं है, किसी ने सीएसएस कर रखा है, कोई डॉक्टर है, कोई फलाना है, तो हम कैसे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे? कहता है कि ऐसा करते हैं, ये हमारे मोहल्ले में ना फलानी जगह पे एक बंदा है, बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, और उसने सीए कर रखा है। ऐसा करते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको चेक करवाते हैं। उन्होंने उस सीए को कहा कि आगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरा चेक करना। उसने कहा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक तो कर ली, लेकिन ये वाकई अगरचे इस तरह इतना नहीं होगा। वो तो जाहिर बात है, ऐसे थोड़ी खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के गलती थोड़ी पता चलेगी है। वो उसके लिए तो आपको जो जो अंडरलाइंग अकाउंट्स हैं जिनसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हैं, उनको देखना जरूरी है। ये तो जस्ट एक कहानी बना रहे हैं। तो उसने देखा, उसने कहा कि वाकई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ये गलत है। अब उन्होंने कहा कि ले भाई, ये बंदा बड़ा सियाना है, इस बंदे ने क्या कर लिया, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलती को ढूंढ लिया। उसने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप क्या करो, आप हर साल ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसको चेक किया करो। वो कहता है सर बिल्कुल कानून है, आप ऐसा कर लो, आप मुझे बकायदा इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर लो। जब भी ये डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया करेंगे, मैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन किया करूंगा, चेक किया करूंगा, और आपको एक रिपोर्ट दिया करूंगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि ठीक हो गया भाई, तय कर लेते हैं, इस साल के लिए हम आपको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं। जो भी वो अगरचे यहाँ पे बैठ के बैठक में बैठे वो अपॉइंट नहीं करेंगे, उसके लिए उन्होंने बकायदा एजीएम होगी, एजीएम के अंदर उसको अपॉइंट करेंगे। तो इन्होंने मेरे बच्चे इसको अपॉइंट कर लिया। अब ये ऑडिटर क्या करेगा, हर साल उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया करेगा लाजमी। अच्छा ये भी अभी हम ये चीजें आगे पढ़नी है, ऑडिटर हर साल नहीं होता, एक साल के लिए होता है। हाँ, अगले साल के लिए दोबारा अपॉइंट तो हमने करना है, चाहे वो ही कर ले दोबारा, चाहे हम किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट करें। खैर, ये मेरे बच्चे थोड़ी सी बातें कल हमने डिस्कस की थी इनको। तो बेटा, एक और कल जाते जाते बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमने एक्चुअली ये कोशिश है कि एक दो दिन के अंदर थोड़ा सा जो इंट्रो है उसके अंदर हमें थोड़ा सा ऑडिट का पता चल जाए कि हमने पढ़ना क्या। मेरे बच्चे याद करो, कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो ऑडिट होता है, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो हम यहाँ पे ऑडिट पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, ऑडिट किस चीज का है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और याद करो, कल हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कितने एलिमेंट्स होते हैं? ये 5 एलिमेंट्स, जिसमें पीएनएल, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स टू द अकाउंट्स। ये पांचों के पांचों हिस्सा है। नोट्स टू द अकाउंट्स को आपने कोई फजूल चीज नहीं समझनी। अब तो आज के दौर में आपको पता है कि आई कैप की भी बड़ी ज्यादा अप्रोच है, कि वो ज्यादा मेरे बच्चे वो डिस्क्लोजर्स या कुछ इस तरह की एक्सट्रैक्ट, कुछ इस तरह की चीजें पूछ रहा था। ये जो एक्सट्रैक्ट डिस्क्लोजर्स या नोट्स टू या नोट्स टू द अकाउंट्स का तो चाहे अल्फाज कम ही उसका लिखता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा मेरे बच्चे पूछता है। खैर, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फिर हमने कल डिस्कस किया था कि आपने ऑर्डर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कुछ भी फिगर्स आ रही होंगी मेरे बच्चे, आपने उन फिगर्स को चेक करना, एग्जामिन करना है कि ये सही है। याद करो, कल हमने डिस्कस किया था कि आपके सामने ये अटक पेट्रोलियम वालों की एक वो है, पीएनएल है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इसमें सबसे पहले हमने वैसे ही कहा था कि अजीम करो इन्होंने 2022 के अंदर ये सेल दिखा रखी। और फिर हमने ये भी हल्का सा कल जिक्र किया था कि मेरे बच्चे ये 2 सालों की आपको वो नजर आ रही है, फिगर नजर आ रही है, क्योंकि इसको क्या बोलते थे? कंपैरेटिव फिगर्स। तो कंपैरेटिव फिगर्स भी होती हैं। और फिर ये जो एक एक फिगर होगी, हमने क्या करना है, इसको चेक करना है, इसको हम चेक करेंगे। अब जब चेक करेंगे मेरे बच्चे, इसमें चेकिंग किस तरह हो रही होगी, याद करो। कल हमने देखा था कि अब जब जाएंगे किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए, अज्यूम कर लो कि आपके हिस्से में सेल्स आई हैं, कि भाई आपने सेल्स को चेक करना है। क्योंकि हमने कहा था कि पूरी टीम जा रही होती है, कोई अकेला बंदा नहीं जाता। तो पूरी टीम जाएगी। और ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ अभी सिर्फ एमी बाय द वे कर रहा हूँ, अभी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी हम अपनी किताब की तरफ नहीं गए।
ये सारी बातें मेरे बच्चे, सिर्फ ये ना कहना कि ये जो सर बातें कर रहे हैं ये पता नहीं कहाँ पे होंगी, कि मेरे बच्चे हमें सारे पूरे सिलेबस के अंदर ये बिखरी हुई मिलनी है, ये हमने पढ़नी है। तो बेटा हमने क्या किया, हम मान लो कि आपके हिस्से में आई कि आपने सेल्स को चेक करना है। याद करो कल हमने डिस्कस किया था कि जब आप सेल्स को चेक करेंगे तो क्या चेक कर रहे होंगे कि ये जो इन्होंने इतनी सेल्स रिकॉर्ड की है, क्या ये सेल्स वाकई ही हुई है। और फिर हमने डिस्कस किया था, अगर ये हुई है, हो सकता है कुछ सेल्स हुई हो लेकिन यहाँ पे नजर ना आ रही हो, या हो सकता है कुछ सेल्स हुई ना हो लेकिन यहाँ पे नजर आ रही हो, तो इस तरह का मामला भी हो सकता है। तो हमने कहा था कि जितनी सेल्स हुई हैं क्या वो सारी रिकॉर्ड हुई भी है कि नहीं, कैसा तो नहीं कुछ सेल्स रिकॉर्ड होने से रह गई हो। और फिर हमने डिस्कस किया था कि सेल्स तो मेरे बच्चे कुछ और नॉन करंट एसेट्स की भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे तो ये इनका काम है कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचना, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा ये कुछ और चीज हो सकता है इस साल में इन्होंने सेल की हो, कोई जमीन कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेल की हो, और उस सेल को भी यहीं पे दिखा दें, ये तो मुनासिब नहीं, क्योंकि वो सेल जहां पे दिखानी चाहिए थी वहीं पे दिखानी है। तो मेरे बच्चे इस तरह हमने डिस्कस किया था कि जो क्लासिफिकेशन है सेल की वो भी हम देखेंगे क्या वो क्लासिफिकेशन सही हुई है। फिर याद करो कल हमने डिस्कस किया था अगर कोई सेल मेरे बच्चे अपने लोगों के साथ हुई होंगी वो भी आप चेक करेंगे कि रिलेटेड पार्टी कोई अगर ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो मेरे बच्चे वो सेल यहाँ पे तो दिखानी थी, लेकिन साथ ही आपने क्या करना था उसका डिस्क्लोजर भी देखना था कि क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी है कि जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो तो उनको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। तो इस तरह की चीजें मेरे बच्चे एक एक फिगर के पीछे बड़े बड़े मामला हैं जो चेक किया करें। इसी तरह बैलेंस शीट का मामला भी होगा, अगरचे बैलेंस शीट में कुछ और अजर्शन होंगी, इनके लिए लफ्ज हम बोला करेंगे अजर्शन जब बड़े होंगे तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ले बेटा उसके बाद एक थोड़ा सा एक लफ्ज हम बोलते हैं ना सिस्टम, एक लफ्ज शायद कभी आपने सुना हो कि सिस्टम, शायद I2B के अंदर भी आप पढ़ के आते हो, वहां पे तो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह पढ़ते थे कभी। खैर मेरे बच्चे जहां पे लफ्ज हम सिस्टम की बात करते हैं ना, ये चीज तो तय है कि सिस्टम के हमेशा 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेरे बच्चे, 3 कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम में। हमेशा एक इनपुट होता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है, और उसका मेरे बच्चे कोई ना कोई आउटपुट होता है। अगर हम वैसे ही समझने के लिए बात कर रहे हैं कि अगर हम वैसे ऑडिट की बात करें तो ऑडिट भी मेरे बच्चे एक सिस्टम ही है। उस सिस्टम में मेरे बच्चे एक इसका इनपुट होगा, एक प्रोसेसिंग होगी और एक आउटपुट होगा बाहर। अब मेरे बच्चे जस्ट एग्जांपल के इनपुट में सर क्या होगा, इनपुट के अंदर मेरे बच्चे हम देख रहे होंगे एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट को। हमारा ये जो सिलेबस है 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट के मामला जो शुरू में कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ गया हो आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ये जो हमारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 वो मेरे बच्चे इसी चीज को डिस्कस करेंगे। और इसमें चैप्टर नंबर 13 भी है नो डाउट किसी हद तक, वो लेकिन वो परफॉर्मेंस में उसका ताल्लुक परफॉर्मेंस से भी है बड़ी हद तक, और उसका ये शुरू वाले एरिया से भी है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट हो। अज्यूम कर लो कि मेरे बच्चे कल इंशाल्लाह जब आप क्वालिफाई कर लोगे, जब आपने ऑडिट करना अपनी फर्म बनानी है, एक तो याद रखिए कि सिर्फ क्वालिफाई कर लेना काफी नहीं होता ऑडिट करने के लिए, उसके लिए आपको एक लाइसेंस भी लेना पड़ता है, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने माशाल्लाह क्वालिफाई कर लिया और आपने आई कैप से एक प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी ले लिया और आपने अपनी एक फर्म बना ली। अब मेरे बच्चे आपके पास आएंगे क्लाइंट्स, अब अगली बात होगी क्या सर हर क्लाइंट को हमने एक्सेप्ट कर लेना, नहीं मेरे बच्चे, वहां पे आपको कुछ एहतियात बरतने को कहा गया कि जब भी आपके पास कुछ क्लाइंट आएंगे आपने क्या करनी है, कुछ एहतियात करनी है, कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। वो रिक्वायरमेंट्स मेरे बच्चे कुछ कानूनी भी होंगी और कुछ मेरे बच्चे उसमें जो हमारी एथिकल है वो 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी। यानी कि ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 13 के अंदर अगर जो हम देखेंगे कि जब कोई क्लाइंट आएगा आपने उसको एक्सेप्ट करना, लेकिन एक्सेप्ट करते वक्त कितनी चीजों का ध्यान रखना है, कुछ मेरे बच्चे कानूनी कुछ लीगल मामला थे और कुछ मेरे बच्चे एथिकल मामला थे, इनको दिमाग में रख के ही आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है। अगर कुछ लीगल वाला मेरे बच्चे इसी चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे, जो एथिकल वाला मामला है वो चैप्टर नंबर 13 के अंदर जाके हम देखेंगे। अब जस्ट एग्जांपल चले जूम कर लो, ये जहाँ पे आप लोग बैठे हो ये एक फर्म ही है आप लोगों की, माशाल्लाह आप लोग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और ये अपनी फर्म में बैठे हो। अभी अभी ये सामने जो चले किसी थोड़ा सा दूर कर लो, ये ना हो कि कल वो शिकायत लेके पहुंच जाए, आप में से कोई बंदा शिकायत लगा दे कि आपके बारे में गंदी गंदी एग्जाम्पल राणा साहब दे रहे होते हैं। चलो एज्यूम कर लेते हैं, हम इन्हीं की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सामने पेट्रोल पंप वाले हैं। उसका मालिक आपके पास आया कि उसने आके कहा कि सर आप हमारे पेट्रोल पंप का ऑडिट कर। आपने उसकी तरफ देखा, उसके साथ कोई 2-4 बदमाश किस्म के लोग भी थे जिनके हाथों में कुछ गन शन्स भी थी, और आप इस बंदे को भी बड़ी अच्छे तरीके से जानते हो, ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, पीडीएम के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो मेरे बच्चे कुछ और भी मान लो कि बात का ये क्या करता है, ये लोगों को कुछ कब्जे शब्जे भी लेकर देता है, कुछ इस तरह के मामला थे। तो मेरे बच्चे अब जब इस तरह का कोई गंदा बंदा जिसकी मार्केट के अंदर ऑलरेडी बड़ी गंदी रिप्यूट हो, तो आपको यहाँ पे कह दिया गया एथिकली, कानून आपको मना नहीं कर रहा, कानून ये नहीं कर रहा कि किसी कोई बंदा आपको इस तरह का नजर आए तो उसको आपने मना कर देना, नहीं, कोई कानून कुछ और चीजों को देखेगा। यहाँ पे कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो कहेंगे कि भैया इतने गंदे बंदे का आपने ऑडिट नहीं करना, क्योंकि गंदे बंदे के साथ आप अटैच होंगे तो आप गंदे होंगे, जब आप गंदे होंगे तो मेरे बच्चे आप आई कैप के साथ अटैच हो, आप आई कैप को भी गंदा करो।
तो अदारा चाहता है कि ये ना हो कि हमारा बंदा उसकी रिप्यूट खराब हो, और वो रिप्यूट डेफिनेटली मेरे बच्चे, जैसे अल्लाह माफ करे, कुछ लोग हमारा फौज हमारा बड़ा अच्छा इदारा है, हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, पाक फौज जिंदाबाद, लेकिन मेरे बच्चे उसमें आपको पता है कि कुछ लोग आपको पता है किस तरह के होते हैं। अब जब उनको गालियां पड़ रही होती तो मेरे बच्चे फिर वो गालियां एक्चुअली उनको एक बंदे को इंडिविजुअली नहीं पड़ रही होती, वो एक्चुअली वो पूरा इदारा महसूस कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह का मामला होगा। जब क्लाइंट आपके पास आया करेगा, आंखें बंद करके आपने उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना, बल्कि क्या होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, और रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होंगी, लीगल भी होंगी और एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। उसके बाद ही आपने मेरे बच्चे उसको एक्सेप्ट करना। अब अगली बात, खाली यहाँ पर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा ऑडिट का एक ओवरव्यू जो हमने पूरे चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 1 to 13 के अंदर पढ़ेंगे, वो ये वाले मामला पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट। अब जब एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट हो रही होगी यहाँ पे, उसमें हमने किन चीजों का ध्यान रखा करेंगे, रिव्यू द क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बिजनेस जो और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कह लो या कुछ इस तरह का मामला। तो मेरे बच्चे इसमें देखो, बात का आपने जो ऑडिट किया है वो सारे का सारा मैन्युफैक्चरिंग में किया है, जो जितने साल आप प्रैक्टिस करते रहे, आर्टिकल्स करते रहे, या उसके बाद का जो एक्सपीरियंस था वो सारे का सारा आपका उसका था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। अब जो आपके पास आया वो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को ही आई है आपके पास कि आपके हमारा ऑडिट कर दो, और उस तरह की कंपनी का आपने कभी ऑडिट देखा ही नहीं, ना किया है, ना ही आपके पास कुछ उस तरह का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे फिर एथिकली आपके ऊपर रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पहले आपने उस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कभी ऑडिट किया ही नहीं, आप उसके बारे में जानते ही नहीं, बेहतर यही है कि हो सकता है ये ऑडिट आप प्रॉपर ना कर सकें, फिर आप उसको इनकार करें। उसके बाद मेरे बच्चे क्लाइंट्स रेपुटेशन एंड इंटेग्रिटी हम देखा करेंगे एक्सेप्टेंस के वक्त, कि अगर वो बंदा ईमानदार है, शरीफ है, तो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अगर वो पहले से ही बदनाम है तो मेरे बच्चे उसको एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि वो बदनाम बंदा आपको भी बदनाम करवा देगा। और देखो, खुद सोचो कि अब हमें नहीं पता कि इसहाक डार अच्छा बंदा है या बुरा बंदा है। अब जस्ट एग्जांपल में, ये हमारे बड़े मोतबर किस्म के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत शरीफ बंदे हैं। तो उनकी एक तस्वीर अभी मैं सुबह ही देख रहा था, मजे की बात, चेक करो। तो इसहाक डार साहब के साथ उनकी तस्वीर थी, तो किसी ने वो तस्वीर पकड़ी और उसको ग्रुप्स में शेयर कर दिया, और ऊपर ये भी लिखा कि हमारे इंतहाई शरीफ बंदे अपना वक्त ज़ाया करते थे, यानी कि इस बंदे के साथ खड़े होना तो अपने वक्त का ज़िया है, और शायद ये गंदा बंदा है, तो अल्लाह माफ़ करे, शायद वो जो हमारे मोतबर सर हैं वो भी आज के बाद कोई साफ सुथरे नहीं है। तो मेरे बच्चे, ये गंदे लोग क्या करते हैं, ये आपकी रिप्यूट भी खराब करते हैं। वो जैसा होता है ना कि बंदा अपनी कंपनी से जाना जाता है, उसी तरह का मामला। उसके बाद ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड एबिलिटी, मेरे बच्चे इन चैप्टर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता कि बंदा एक अपनी कंपनी से पहचाना जाए। अगर आप अच्छे लोगों में बैठते हो तो शायद लोग आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, और अगर आप गंदे लोगों में बैठते हो तो मेरे बच्चे पक्की बात है, तो अंदाजा यही है। नहीं, उसको दूर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे, सबको ही है, आप कैसे हो, लेकिन बहरहाल उसके बारे में तो हमें काफी पता है, आपके बारे में भी काफी पता है, आप लोग अच्छे बच्चे हो, लेकिन बहरहाल लिमिट ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड एबिलिटी। अच्छा, अगली बात हम देखेंगे कि ऑडिटर क्या इंडिपेंडेंट। देखो, जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ऑडिटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उस ऑडिटर की डेफिनेशन के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे बोले जाते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसका जो हमने एग्जामिन किया है वो इंडिपेंडेंट किया है। इंडिपेंडेंट तो मेरे बच्चे तभी पॉसिबल होगा अगर वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो। और इंडिपेंडेंट किससे, ये भी हम आगे जाके देखेंगे ना। तो उसका याद करो, कल हमने डिस्कस किया था, ना कंपनी बनाने वालों से और ना कंपनी चलाने वालों से, उसका कोई, और खास तौर पे कंपनी चलाने वालों से। हमारे सिलेबस के अंदर जो बहस होगी वो कंपनी चलाने वालों के साथ ताल्लुक की होगी, कंपनी बनाने वालों के साथ ताल्लुक की हमारी किताब के अंदर कोई इस तरह का जिक्र नहीं करेगा। वो ये नहीं करेगा कि वो कहेगा कि कंपनी के शेयर होल्डर से कोई इस तरह का ताल्लुक है, लेकिन कंपनी, वो अलग बात है अगर शेयर होल्डर से खैर बाद में देखेंगे। और उसके बाद मेरे बच्चे बैकग्राउंड चेक्स एंड की पर्सनल, जो बैकग्राउंड चेक्स, वही बात मेरे बच्चे हमने चेक करना है, उसका जो होता है ना बैकग्राउंड के मामला, जो पीछे जो जिन लोगों के साथ जो होता है ना, बात को इसका जो पिछले ऑडिटर थे वो पुराने ऑडिटर का इसके साथ कोई ताल्लुक होगा, जो ऑडिट करते जाते, तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं, यार आप पिछले सालों में आप ऑडिट करते रहे हो, या उसके जो लोग हैं, जो कंपनी के बड़े हैं, जो डायरेक्टर्स के अलावा जो लोग हैं या डायरेक्टर्स भी हैं, हम उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। यानी कि वही बात मेरे बच्चे, अगर कंपनी के मालिक तो बड़े शरीफ लोग हैं लेकिन कंपनी चलाने वाले गंदे हो, चलो कंपनी के डायरेक्टर भी अच्छे हैं, कंपनी का सीएफओ इंतहाई गंदा इंसान। यहाँ पे हमारी सिलेबस के अंदर एक केस है, जिसके बाद रिलेटेड पार्टी का एक पूरा चैप्टर, और ये सारे मामला हमारे सिलेबस में ऐड हुए थे। उसका एक फ्रॉड किया था एक कंपनी ने, ये 90s की बात है, 2000 की, 1990 और 2000 की। एक एनरॉन कंपनी का मेरे बच्चे हमारी कंपनी के अंदर उसका सिलेबस के अंदर अक्सर जिक्र होगा, अक्सर तो नहीं, मेरे 2-4 एक रिलेटेड पार्टी के जब चैप्टर पढ़ेंगे वो शुरू यहाँ से होगा। तो वहां पे एक फ्रॉड हुआ था, और फ्रॉड करने वाले मेरे बच्चे उसका सीईओ और सीएफओ, ये दो बंदे थे जिन्होंने मिलकर वहां पे सारा खिलवाड़ किया, और उसने ऑडिटर के लिए भी बेचारों के लिए मजीद परेशानियां पैदा कर दी। ऑडिटर्स के लिए कुछ फिर नए स्टैंडर्ड बने, कुछ इस तरह के मामला दोबारा डेवलप हुए। तो मेरे बच्चे ये इस तरह के लोग थे। तो अगर मान लो कि कंपनी के डायरेक्टर बड़े शरीफ इंसान है,
लेकिन मेरे बच्चे ये जो सीओ सीएफओ ये गंदे इंसान हो तो मेरे बच्चे ये फिर याद रखिएगा, अगेन एहतियात करनी चाहिए आपको इसका ऑडिट एक्सेप्ट करने में। फिर कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जो कंपनी के पिछले ऑडिटर होते हैं हम उनसे भी बातचीत करते हैं, लेकिन उसका बातचीत करने का एक तरीकाकार होगा जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि जाएं उसके घर जाके उसको कहेंगे हमें सारा बताएं इस बंदे के बारे में, इस कंपनी के बारे में, और वो वहां पे ये सारा कुछ आपको बताने का लायबल है। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ और तरीकाकार है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे उसका क्या मामला। लो बेटा, तो हमारा जो ये सिलेबस है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक, सबसे पहले मेरे बच्चे हमने इनपुट पढ़ना है, समझ लो ये सिस्टम है पूरा। सिस्टम का जो इनपुट होगा वो एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट से रिलेटेड हो। और यहाँ पे हम कितने चैप्टर कवर करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट में? 3 चैप्टर हैं मोस्टली, 1, 2 और 13। ये क्योंकि 13 मेरा एथिक्स वाला होगा चैप्टर, अगर आप शुरू में देखें, मेरा ख्याल है, आई होप सो। हाँ, तो ये एथिक्स वाला ये भी मेरे बच्चे उसके साथ ही, तो ये 3 चैप्टर मेरे बच्चे यहाँ पे कवर होंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेरे बच्चे एरिया है वो है ड्यूरिंग ऑडिट। अज्यूम कर लो एक शरीफ इंसान था, उसमें ना कोई लीगल इशू थे ना ही कोई एथिकल इशू थे, आपने पिछले ऑडिटर से भी रब्ता किया, सबसे बातचीत करने के बाद आपने उस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया। अब अगली बात मेरे बच्चे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इनपुट वाला मामला तो कंप्लीट हो गया और हमारे ये चैप्टर 1, 2 और 13 में कवर कर लिया, इसके मुताबिक हमने क्या कर लिया, उस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया। अब अगला हमारा एरिया शुरू होगा ऑडिट परफॉर्म करने का। अब जब ऑडिट परफॉर्म करना है तो मेरे बच्चे ऑडिट फिर करेंगे क्या उस ऑडिट के दौरान, वो सारे का सारा मेरे बच्चे यहाँ पे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक। ये सारे का सारा मेरे बच्चे हमारा ऑडिट से रिलेटेड है कि जब हमने क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया फिर हमने ऑडिट परफॉर्म कैसे करना है। तो चैप्टर नंबर 3 से लेके 12, क्योंकि 13वां चैप्टर तो यहाँ पे हमने इनिशियल उसमें फिट कर दिया, अगरचे वो यहाँ पर भी ये 13वां मेरे बच्चे ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये दोनों एरिया से जरा थोड़ा सा मिलता जुलता है। ये नहीं होता कि आपने ये जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं ये सिर्फ एक्सेप्टेंस के वक्त देखनी है। अगर मान लो कि बाद में जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में आपको खबर पता चली हो कि भाई ये तो एथिकली बनता ही नहीं था, इसको एक्सेप्ट करना, तो फिर भी आप इनकार कर सकते हो उसको। खैर, तो मेरे बच्चे अब हमने क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक हमने ऑडिट को परफॉर्म करना। अब जब मेरे बच्चे जस्ट एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने जब सीए को ज्वाइन किया होगा, वो हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, वो मेरे बच्चे समझ लो आपने यहाँ पे देखा, वो सारी रिक्वायरमेंट्स देखी, आपने पुराने लोगों से भी रब्ते किए जो कर रहे थे कि मुझे बताओ मैं भी सीए करना चाह रहा हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं, और इसमें डिफिकल्टीज बताओ, प्रॉब्लम्स बताओ, मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मेरा तो मेडिकल का बैकग्राउंड है, क्या इस मेडिकल बैकग्राउंड के साथ मैं सीए में चल सकता हूँ, कुछ इस तरह की बातें करने के बाद आपने क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब अगली बात आ गई मेरे बच्चे सीए के दौरान, अब करना क्या है, अब जो आप लोग कर रहे हो हैं उसमें मेरे बच्चे क्या करते हैं, परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये देखो, ये प्रोसीजर का नाम बोला जाए, देखो जहां जहां पे लफ्ज प्रोसीजर आएगा हमारे सिलेबस के अंदर, प्रोसीजर यहाँ पे तरीकाकार होता है किस चीज का, देखो मेरे बच्चे एक चीज होगा देखिएगा, ऑडिटर ने क्या करना होता है, ऑडिटर का मकसद क्या होगा, ये आप जब आज इंशाल्लाह ये डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे ऑडिटर का मकसद भी दे रखा है उसने। पहले तो ऑडिट की डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव शायद शुरू के अंदर ही उसका जो पहला दूसरा टॉपिक होगा वो यही होगा, माजरत के साथ वही है ना कि ये आज स्लाइड्स होती तो अब का मैं काफी आगे जा चुका होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ बातें बताने की। तो ऑडिट की डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बता रखे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये जो मेरे बच्चे हमने ओपिनियन देनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। अब मेरे बच्चे आपने किसी चीज के बारे में ये कहना हो ये सही है कि नहीं, जस्ट एग्जांपल, कोई बंदा आपको कहता है कि अच्छा आप लोग सीए कर रहे हो या आपने सीए किया हुआ, अच्छा मुझे भी ओपिनियन दें कि मुझे सीए करना चाहिए कि नहीं, या ये बताएं कि सीए का क्या स्कोप है, क्या सीए का कोई फायदा होगा, आपकी क्या राय है सीए के बारे में। मेरे बच्चे अज्यूम कर लो कि आप तो सीए कर ही नहीं रहे थे, आप तो एलएलबी कर रहे थे या एमबीबीएस कर रहे थे, आपको सीए के बारे में पता ही नहीं, क्या आप कोई राय दे सकते हैं उसके बारे में, राय दे ही नहीं सकते। मेरे बच्चे जब कोई बंदा हमसे किसी चीज के बारे में राय पूछता है ना कि मुझे ओपिनियन दो, हमें लाजमी तौर पे उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता ही नहीं, जस्ट कोई बंदा पूछता है आगे मुझसे, अच्छा ये आपके पास ये उमर साहब यहाँ पे पढ़ते हैं, जरा इनके बारे में राय देते हैं, ये किस तरह के इंसान है, शरीफ इंसान है या नहीं। अज्यूम करो यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं जब वहाँ पे क्योंकि अक्सर लोग बड़े बच्चे भी होते हैं यहाँ पे हैं, तो जब सही बात बता रहा हूँ ये रियल है कि समटाइम लोग टीचर्स कॉलेज तक आते हैं कि देखें ये उमर साहब आपके पास पढ़ते हैं, कुछ रिश्तेदारी के मामला हमारे चल रहे हैं आपस में, तो जरा थोड़ा सा हमें उनके बारे में बता दें। हैं, ये नहीं कि उम्र के बारे में ही कोई बात हुई हो, वैसे मैं कह रहा हूँ। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर पहले तो पूरी तहकीक करते हैं क्या वाकई ही कोई रिश्तेदारी वाला मामला, फिर हमारा कोई अपना कोई जानने वाला बीच में आता है जो इस बात को जिसको बचोला कहते हैं कि वाकई ही ये रिश्तेदारी वाला मामला ही है। तो जब वो भरोसेमंद बंदा कोई हमें बीच में आ जाता है, तो फिर हम ये नहीं कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड सारा कुछ उसके सामने, तो अपने चंद अल्फाजों के अंदर उस बच्चे को बयान कर दिया करते हैं कि भाई ये बच्चा किस तरह का है। तो खैर, इसलिए मेरे बच्चे उस्तादों के सामने उस्तादी दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये रिश्तों में भी दिक्कतें हो सकती हैं। खैर, तो मेरे बच्चे हुआ क्या,
तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब देखो ऑडिटर ने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देनी है, और ओपिनियन आप तभी दे सकते हो जब आपके पास कोई एविडेंस कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो आपने कह रहे हैं या तो सही है या गलत है। सही कहने के लिए भी आपके पास एविडेंस होनी चाहिए और गलत कहने के लिए भी आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। देखो जब अदालतों के अंदर कोई केस चल रहा होता है तो मेरे बच्चे वहां पे अदालत बात बात किसी बंदे को कसूरवार ठहरा के उसको सजा भी दे देती है, या बात बात उसको बेगुनाह करके उसको माफ भी कर देती है, उसको बरी भी कर देती है। लेकिन दोनों चीजों के लिए, चाहे अदालत बरी कर रही हो चाहे अदालत उसको सजा दे रही हो, बगैर सबूतों के नहीं होता। वो कहता है कि सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम इस बंदे को बाइज्जत बरी करते हैं, इसका मतलब उसके लिए भी सबूत थे, और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम इस बंदे को सजाए मौत देते हैं, इसका मतलब उसके इधर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इस बंदे को हम 2 साल कैद देते हैं। तो मेरे बच्चे उसके उसके लिए भी उनके पास क्या थी, एविडेंस। तो यहाँ पे ऑडिटर ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देनी है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, एविडेंस। मेरे बच्चे एविडेंस इकट्ठी की जाती है कुछ कुछ मेहनत करके, कुछ कोशिश करके। उस कोशिश का नाम मेरे बच्चे प्रोसीजर लगाना होता है। प्रोसीजर लगा के हम क्या किया करेंगे, एविडेंस इकट्ठी किया करेंगे। आज के बाद आपके सिलेबस में कहीं पर भी कोई लफ्ज प्रोसीजर आए कि ये ऑडिटर ये प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, तो साथ ही आपने सोचना ये प्रोसीजर क्यों लगा रहा होगा, एविडेंस इकट्ठी करने के लिए। क्योंकि बगैर एविडेंस के मेरे बच्चे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन नहीं दे सकते। और हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना, और ओपिनियन के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए। तो अब जब हम ऑडिट परफॉर्म कर रहे होंगे, हकीकत में मेरे बच्चे हम क्या इकट्ठी करेंगे, एविडेंस इकट्ठी करेंगे। और एविडेंस मेरे बच्चे बैठे बैठाए नहीं आएगी आपके पास, आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। उसी प्रोसीजर में सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम लगाया करेंगे। अज्यूम कर लो कि इसी सीएफई का ही आपको ऑडिट मिल गया है, अब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस वाले मामला आपने पूरे कर लिए। आज आप आज एंटर हुए सीएफई के अंदर और आपने इसका ऑडिट परफॉर्म करना शुरू करना। लेकिन मेरे बच्चे ऑडिट ऐसे नहीं परफॉर्म होता कि पकड़ दकड़ कर लो भैया सारे डॉक्यूमेंट्स इनको कब्जे में ले, ऐसे थोड़ी होते हैं। आप यहाँ पे 1 साल के लिए आप ऑडिटर अपॉइंट हुए, शुरू के अंदर आप देखते रहते हो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कौन से लोग बैठे हुए। अच्छा, इनके फलाने डिपार्टमेंट के अंदर एक इंतहाई निकम्मा इंसान बैठा हुआ। अगर वो निकम्मा इंसान बैठा हुआ है तो पक्की बात है वहां पे लाजमी तौर पे कोई 2 नंबरी हो रही। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जगहों पे बड़े काबिल लोग बैठे हुए, वहां पे कोई गलती के या कोई मान लो कि फ्रॉड के चांसेस कम है, लेकिन फलाने बंदे के एरिया में वहां पे फ्रॉड के ज्यादा चांसेस हैं। तो हम क्या करते हैं, जब ऑडिट करने आते हैं मेरे बच्चे, सबसे पहले एरियाज को ढूंढते हैं, ऐसे एरिया जो ज्यादा रिस्की हों। तो जो ज्यादा रिस्की हो फिर हम वहां पे ज्यादा मेहनत करते हैं, और रिस्क को ढूंढना कि ऑर्गेनाइजेशन में कहां पे रिस्क है कहां पे नहीं, उसको कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। होता है ना कि किसी घर में, जस्ट एग्जांपल मान लो, वैसे ये समझाने के लिए बातें कर रहा हूं, ये नहीं, अज्यूम कर लो किसी घर में किसी की रिश्तेदारी हुई। अब वो क्या करता है, वहां पे शुरू के अंदर ही वहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पर परफॉर्म करता है। वो देखता है इनमें सबसे ज्यादा रिस्की बंदा कौन सा है, खतरनाक बंदा कौन सा है। कई लोग होंगे बड़े खतरनाक किस्म के होंगे, वो मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कल अगर आपने कोई ऐसी वैसी कोई हरकत की तो वो आपको छोड़ेंगे भी नहीं। तो फिर आप उसकी एहतियात है, भाई ये बंदा ज्यादा रिस्की है, बाकी बंदों की खैर है। तो मेरे से यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट पर। फिर जब आपने देख लिया ये ज्यादा रिस्की एरिया है और ये एरिया कम रिस्की है, फिर उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, अपना ऑडिट प्लान करें। असेस रिस्क, वो जो रिस्क आपने असेस कर लिया शुरू के ये प्रोसीजर लगा के, उसके मुताबिक फिर आप क्या करेंगे, अपना पूरे का पूरा ऑडिट प्लान करेंगे। अब मैंने कहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है और किस एरिया में मुझे मेहनत कम करनी है। तो इसको मेरे बच्चे ये, उसके बाद कनेक्टिंग सब्सटेंस, ये हम पढ़ेंगे वही बात, बस ये लफ्ज अभी जहां जहां पे आज के बाद आपको आए ये तो पता चल गया, ये एविडेंस ढूंढने का तरीकेकार को हम प्रोसीजर कह रहे होते हैं। तो उसी वो कई तरह के प्रोसीजर होंगे हैं। फिलहाल ये सब्सटैंडिव प्रोसीजर क्या होते हैं हमें इनके बारे में अभी जानने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद जब सही वक्त आएगा बता दिया जाएगा। इसी तरह ये भी प्रोसीजर ही होते हैं, टेस्टिंग, इंटरनल कंट्रोल, ये भी प्रोसीजर ही होते हैं। फिलहाल फिर हम एविडेंस इकट्ठी करेंगे, ये सारा कुछ मेरे बच्चे और जो कुछ भी काम कर रहे होंगे उस सारे कामों को हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना। क्योंकि मेरे बच्चे आपने ओपिनियन देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एविडेंस। और एविडेंस मेरे बच्चे जितनी लिखी हुई डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होगी उतनी ही अच्छी है। अगर आप किसी को कसमें खा खा के बातें बता रहे होंगे मेरे बच्चे, अगला बंदा पक्की बात नहीं कि वो आपकी बात पे यकीन करेगा, है, क्योंकि ये तो कसम खाना तो आम सी बात है क्यों मेरे बच्चों, है, ये तो बंदा धड़ाधड़ है, कसम से मेरे पास पैसे नहीं, कसम से मेरे पास ये नहीं, कसम से मैं कल आपको खिला दूंगा। ये हमारे बच्चे यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे थे पूरी कसमों की, और इतनी बात तो अच्छी बातों की नहीं आ रही थी जितनी कसमों की आ रही थी, है। तो इसलिए मेरे बच्चे कसमें आम सी बात है, तो कसमों से काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, आपने जो काम करना है उसको डॉक्यूमेंट करना। अज्यूम कर लो ऑडिट के दौरान आपने ये सारा कुछ कर लिया, डॉक्यूमेंट्री आपके पास, एविडेंस भी आ गई। अब अगला हमारा एरिया शुरू होगा, उसमें मेरे बच्चे हमने क्या करना है, और अपने इस सारे ऑडिट को कंक्लूड और अपनी रिपोर्ट बनानी। अब ये कंक्लूजन और रिपोर्ट मेरे बच्चे किस बेस पे होगी, उसी एविडेंस की बेस पे जो पीछे है। ये हमारे होंगे चैप्टर नंबर 14 और 15, ये 2 चैप्टर हमारे इस एरिया से, यानी कि हमारे टोटल 15 चैप्टर है।
चैप्टर 1, 2 और 13 वो मेरे बच्चे ज्यादा वो है क्या, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। फिर चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक और कुछ थोड़ा सा उसमें 13 में भी वो हमारे ऑडिट परफॉर्मेंस से रिलेटेड। और फिर मेरे बच्चे आखिर पे जो हमने कंक्लूजन देना है और रिपोर्ट देनी है वो मेरे बच्चे हमारे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 14 और 15। अब यहाँ पे मेरे बच्चे वो जो एविडेंस हमने इकट्ठी कर ली होगी उसको दोबारा एनालिसिस करेंगे, उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, अपनी एक रिपोर्ट बना के शेयर होल्डर के सामने रख देंगे। तो ये मेरे बच्चे हमारा इस तरह करके एक पूरा ऑडिट का ये प्रोसेस चलेगा। अब मेरे बच्चे जो थोड़ी सी जो टर्म्स हैं, क्योंकि वही बात के स्लाइड्स तो आज हमारे पास है नहीं मादत के साथ। सबसे पहले मेरे बच्चे बड़ी सादी सी यहाँ पे आपको ऑडिट की डेफिनेशन दे रखी है, क्योंकि पेपर के अंदर पूछेगा नहीं। वो ये नहीं कहेगा कि डिफाइंड ऑडिट कि ये क्या होता है, भाई ये तो लेवल हो गया है, क्या आपसे ऑडिट की डेफिनेशन पूछ लेगा। लेकिन बर उसने इतना क्या कह दिया कि ऑडिट क्या होता है, ये ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। ऑफिशियल एग्जामिनेशन ये नहीं कि अपनी आपकी मर्जी है आप इसको करवाओ या ना करवाओ, नहीं नहीं, ये एक ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना है मेरे बच्चे। थोड़ा सा देखिए, ये कंपनी बनाने वाले इन्होंने कंपनी बना के डायरेक्टर्स के सपोर्ट कर दी। अब डायरेक्टर्स ने मेरे बच्चे अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या तैयार करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑफिशियल एग्जामिनेशन करवाना किसी इंडिपेंडेंट इंसान से, वो ऑडिट कहलाता है। अगर से इसकी जो ऑडिट की जो स्टैंडर्ड के अंदर डेफिनेशन वो अच्छी खासी जरा थोड़ी सी बड़ी है और अच्छे अल्फाज हैं उसके, लेकिन इन्होंने नहीं लिखे तो हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं। वो तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू चेक वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, कुछ इस तरह के अल्फाज उसमें इस्तेमाल होते हैं, इन्होंने नहीं रखे, इन्होंने सादा सा रखा है, तो आप इसी डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। और दूसरा मेरे बच्चे इसी के अंदर ऑब्जेक्टिव भी दे रखा है। तो मेरे बच्चे डेफिनेशन क्या है कि ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और मकसद क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जब ऑडिटर को हमने अपॉइंट कर लिया, चलो भैया इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करो, तो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट जब करेगा तो मेरे बच्चे उसके बाद उसने क्या देना है, उसने एक रिपोर्ट देनी है। और रिपोर्ट के अंदर मेरे बच्चे क्या होता है, ओपिनियन। और भी बहुत कुछ होगा, पढ़ेंगे जाके चैप्टर नंबर 14, 15 के अंदर, और भी बड़ी सारी बातें होती है, लेकिन सबसे काम की बातें कौन सी होंगी, ओपिनियन, राय क्या है। तो और तो बथेरा कुछ लिखा होगा, हेडर फुटर होंगे, बीच में बड़ी कहानियां भी लिखी होंगी, लेकिन सबसे काम की चीज कौन सी होगी, ओपिनियन। भाई ये बता, अगली पिछली बातें हम सारी तेरी पढ़ लेंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, वो कहां पे लिखा होगा इसने, अपनी ओपिनियन के अंदर। खैर उसका एक पूरा तरीकाकार होगा जो चैप्टर नंबर 14 में जाके पढ़ेंगे। अब मेरे बच्चे अभी हमने 3 बातें पढ़ी थी, वो भी ये रीड करके आनी है आपने, आपने इसको किताब से करके आना, क्योंकि स्लाइड्स नहीं तो कल में हम दोबारा इसका ओवरव्यू में दे दूंगा आपको, लेकिन वैसे आपने पढ़ के आना। अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑडिटर और जो शेयर होल्डर हैं इनके दरमियान 3 तरह के ताल्लुकात, ये 3 तरह के रिलेशनशिप मेरे बच्चे याद रखना। कोई बंदा आज के बाद आपसे पूछते, अच्छा ऑडिटर और सॉरी शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप बताओ, तो शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कितनी तरह के होंगे, वो 3 तरह की। एक जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, एक सबसे पहले तो कौन सा ताल्लुक है, एजेंसी का ताल्लुक है, एजेंसी का ताल्लुक है। और याद करो बी लॉ के अंदर हम पढ़ के आए, एजेंसी क्या है, जब कोई काम हम खुद करने के बजाय किसी और से किसी और को पॉइंट कर लें वो काम करने के लिए, वो हमारा एजेंट कहलाता है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था वहीं पे कि एजेंट ने वही काम करना होता है जिस तरह प्रिंसिपल उसको कहेगा। एजेंट कहीं अपना दिमाग लड़ाने की कोशिश नहीं करेगा, है तो मेरे बच्चे उसको वो प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही सारे काम कर रहा होगा। एक तो मेरे बच्चे ये एजेंसी का ताल्लुक है। और फिर अगर इसका मतलब क्या हुआ, जो एजेंट्स की, सादा अल्फाज में ये कहना चाहता हूं, जो एजेंट्स के पास अथॉरिटी होती है वो किन की दी होती है, मालिकों, प्रिंसिपल की, जो यहाँ पे कौन है, शेयर होल्डर। और कल इन एजेंट्स ने अगर इस अथॉरिटी से तजावज किया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, डायरेक्टर जिम्मेदार। याद है बचपन में हमने जब बी लॉ पढ़ा था तो उसमें एक एग्जांपल ही थी, अजीम कर लो कि आप लोगों का एक पूरा चावलों का गोदाम है, मैं आपका एजेंट हूं, आपने आज मुझे क्या क्या गए थे, राणा साहब ये बाहर चावल पड़े हुए, ये ना वो फलाने गोदाम में रखो, कि बारिशों का डर है कहीं बारिश ना हो और ये चावल खराब ना हो, वो फलाने गोदाम में इन चावलों को आपने रात को रख लेना। मैंने क्या किया, वो आपने गोदाम ए कहा था, मैंने वो चावल पकड़ के गोदाम बी में रख दिए। तो मेरे बच्चे अजीम कर लो कि वहां पे वो चावल खराब हो गए गोदाम बी के अंदर, तो और तबाह गोदाम ए भी हो गया, दोनों गोदाम तबाह हो, लेकिन मैंने चावल कहाँ पे रखे थे, गोदाम बी में, तो मेरे बच्चे वहां पे मैं जिम्मेदार हूँ। वो पूछेंगे आप आके, आप लोग मुझसे पूछेंगे, राणा साहब आपने चावल कहाँ पे रखे हैं, मैंने कहा कि मैंने गोदाम, तो आपको तो कहा था गोदाम में भी रखने हैं, तो मैंने कहा कि वो भी तो दबा हो गया, वो कहते वो बात का मामला था, जिस तरह हमने कहा था वैसे ही करना था। इसलिए मेरे बच्चे जो अथॉरिटी, वैसे भी सी लॉ के अंदर हमने अथॉरिटीज भी डिस्कस की थी डायरेक्टर्स वगैरह की, तो जो अथॉरिटी डायरेक्टर को शेयर होल्डर से मिली होगी, इन्होंने उस अथॉरिटी में रहते हुए काम करना, क्योंकि ये एजेंट है। उसके बाद मेरे बच्चे एक दूसरा मेरे बच्चे रिलेशनशिप है, वो है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जब कोई बंदा किसी को अथॉरिटी देता है तो साथ मेरे बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, वो जवाबदेही भी होती है मेरे बच्चे वहां पे।
क्योंकि जब हम किसी को, ये दो टर्म हैं शायद आप लोगों ने पहले भी सुनी हो, जब हम किसी को अथॉरिटी दें और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर है, हमारा एक इदारा है, उसके पास अथॉरिटी ही अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसने तबाही फेरी हुई मुल्क के अंदर। फिर क्या होते हैं, रिसोर्सेज आया होते हैं। देखो दोबारा अल्फाज सुनो, अगर किसी को अथॉरिटी दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ना दो, तो फिर वहां पे रिसोर्सेज आया होते हैं, क्योंकि कोई उसको पता है कि मुझसे कौन पूछने वाला है, किसी की जरूरत है मुझसे कोई सवाल करेगा। जब कोई बंदा आपसे सवाल ही नहीं कर सकता, फिर आप क्या करते हो, रिसोर्सेज को जाया करते हो। और जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अथॉरिटी ना हो, तो फिर वहां पे बंदे जाया होते हैं। क्योंकि बंदे क्यों जाया होते हैं, क्योंकि आपने किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसके पास अथॉरिटी तो है ही नहीं। अब वो उस बेचारे का कहीं पे उसका अपना जमीर भी है, अब वो जमीर के मुताबिक कुछ काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको पता चलेगा मेरे पास तो ये काम करने की अथॉरिटी नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी ही है कि ये काम मैंने इस तरह करना है, लेकिन मैं कुछ खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। जैसे हमारे कुछ लोग शरीफ लोग होते हैं, कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे उनके पास शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी नहीं होती, तो अक्सर आपने देखा होगा, अल्लाह माफ करे, कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं, इस तरह के मामला हो जाते हैं। तो एक्चुअली जब अथॉरिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, तो रिसोर्सेज आया। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अथॉरिटी ना हो, तो वहां पे बंदा जाया होता। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। जितनी आपने इनको अथॉरिटी दी होगी एजेंट्स को, उतनी आपने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी, इनको जवाबदेही भी करना है। कल आपने इनसे पूछना भी है, ये ना हो कि कल आप एजीएम बुलाएं या बाकी मीटिंग बुलाएं और इसमें डायरेक्टर से पूछें कि अच्छा बताएं ये फलानी चीज गलत क्यों हुई है, या यहाँ पे हमें इस सवाल का जवाब दो। वो कहेंगे आप लोग पूछने वाले कौन होते हैं। याद करो जब हमने डायरेक्टर्स का वो पढ़ा था, कंपनी लॉ पढ़ा था, अगर मेरा ख्याल है आप सब लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ी थी, तो मेरे बच्चे वहां पे डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के कुछ कंटेंट्स हैं कि डायरेक्टर क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे, यार एजीएम में क्या प्रेजेंट किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और साथ डायरेक्टर और ऑडिटर की रिपोर्ट लगी होती है। और जो डायरेक्टर की रिपोर्ट है, उस डायरेक्टर की रिपोर्ट के आपने कहीं अच्छे वक्त में कंटेंट्स भी पढ़े थे, अगर आपको याद है, तीन तीन हिस्सों में डिवाइडेड थे। उसमें मेरे बच्चे वो सारे सवालों के जवाब ही थे। अगर हमारी कंपनी इस साल में लॉस में है, तो बताओ ये लॉस में क्यों है, और आगे प्रॉफिट कब आए। अगर हमने किसी बंदे का उधार में डिफॉल्ट वापस करने में, लोन वापस करने में डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्ट की वजह बताओ। है ये ना हो कि ये कहेंगे भाई आप लोग पूछने वाले कौन होते हैं, हमारी मर्जी है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे फिर वो जो लिस्टेड कंपनी थी, आखिर में बिजनेस रिव्यू सेक्शन वगैरह था कि हम इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, या कुछ ऐसे जो भी, यानी कि इस तरह की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसको सारा करने की जरूरत नहीं। तो ये डायरेक्टर क्या होते हैं, ये शेयर होल्डर को अकाउंटेबल होते हैं। तो दो चीजें हमारे, दो ताल्लुकात हमने पढ़ ली, एक तो एजेंसी वाला और दूसरा अकाउंटेबिलिटी वाला। अब तीसरा अभी हमने डिस्कस किया था स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप, अब स्टीवर्डशिप क्या है, रखवाली, कि भाई आपको ये कंपनी के एसेट्स के ऊपर रखवाली के तौर पे अपॉइंट किया गया है शेयर होल्डर की तरफ से। वैसे तो स्टीवर्ड हम कहते हैं रखवाली वाले कुत्ते को कहते हैं, लेकिन मतलब उस नहीं, कुत्ता थोड़ा सा माजरत के साथ, अ, गदड़िया, गदड़िया, गडरिया, गदड़िया या गडरिया, किस तरह का अल्फाज होता है अलमाजत के साथ। मैं पिछले अल्फाज, क्योंकि ब्लड हाउंड लफ्ज बोला जाता है, या वॉच डॉग लफ्ज बोला जाता है, ब्लड हाउंड तो नहीं, खैर अल्लाह माफ करे, ये एक टर्म है ऑडिटर के लिए बोली जाती है कि ऑडिटर वॉच डॉग होता है, वो ब्लड हाउंड नहीं होता। यानी कि रखवाली ऑडिटर जो है वो सिर्फ देखने वाला या कुछ इस तरह का वॉच डॉग है, माजरत के साथ मैं अंग्रेजी लफ्ज बोलूंगा, और ब्लड हाउंड नहीं है। ये ऑडिटर के लिए एक टर्म बोली जाती है। ये क्यों बोली जाती है, ये आगे जाके हम बताएंगे आप लोगों को, ताकि आपको समझ आ जाए कि ऑडिटर का एक्चुअली मकसद क्या होता है। खैर, तो स्टीवर्डशिप, रखवाली करनी है। अब डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा, इन एसेट्स को इनकी रखवाली करेगा। याद करो बचपन में हमने डिस्कस किया था कि एसेट्स को डायरेक्टर अपने पर्सनल यूज में नहीं लेकर जाएंगे, कंपनी के एसेट्स कंपनी के मकसद के लिए ही इस्तेमाल हो। इसलिए देखो कैश भी कंपनी का एसेट है, इसके बाकी जो वहां पे जितनी भी चीजें हैं, यहाँ पे अज्यूम कर लो इर्द गिर्द निगाह चढ़ाओ, और यहाँ पे अज्यूम कर लो एक गल्ला भी पड़ा हुआ है, ये गल्ला पैसों से भरा पड़ा है, और ये बाकी भी सारे एसेट्स। और आप लोग क्या हो, इस कंपनी के डायरेक्टर हो, आप इसमें से उधार के तौर पे पैसे उठा उठा के लेके जा रहे हो। इससे भी आपको मना कर दिया गया था कंपनी लॉ के अंदर कि भाई ये आपका पैसा थोड़ी है, ये तो आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसा दिया गया और आप इसको उठा उठा के लोन के तौर पे लेके जा रहे हो। तो आपको मना कर दिया गया था कि लोन अगर आपने लेना भी है कंपनी से, तो आप क्या करो, मालकों से पूछ लो। तो मेरा अच्छे, क्योंकि आप स्टीवर्ड हो यहाँ, ये नहीं कि मान लो कि सर्दियां आ रही हैं और यहाँ पे गीजर पड़ा हो, आपने कहा कि चलो भाई घर में गीजर की जरूरत है, उठा के यहाँ से ले लें। तो मेरे अच्छे, आपने रखवाली करनी है, इसको इसके एसेट्स को बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल करना है, अपने पर्सनल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। जब ये जिम्मेदारी पूरी कर रहे होंगे, तो एक्चुअली आप कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हो, स्टीवर्ड वाली। तो तीन तरह के ताल्लुकात हैं डायरेक्टर और शेयर होल्डर के दरमियान। कौन कौन से वाला, एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्टीवर्डशिप। मेरा ख्याल है कि ये तीन चीजें आप यहाँ पे दे रखी हैं। अब एक छोटी सी बात मेरे बच्चे, वो है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अल्फाज क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, AFRF।
अब होगा क्या मेरे बच्चे, देखो बीइंग ऑडिटर, ये ऑडिटर है, मुझे बताओ इस ऑडिटर ने किसका ऑडिट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेगा। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब ऑडिट कर रहा होगा, इसने क्या करना है, ओपिनियन देनी, ओपिनियन देगा, ओपिनियन मतलब राय देगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, भाई देखो जस्ट एग्जांपल अज्यूम कर लो, जब आप आईकैप को पेपर देते हैं, पेपर आपने दिए, क्या उस बंदे को कोई इंडिपेंडेंट बंदा आपके पेपर को चेक करता है, और वो चेक क्यों कर रहा होता है, ताकि उसके ऊपर ओपिनियन दे सके कि ये पेपर सही है या नहीं। अब रोचे मुझे एक चीज बताओ, जब वो बंदा अज्यूम कर लो ये आप हो, ये आप स्टूडेंट हो, और ये वाला जो सामने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बल्कि आपका पेपर, आपका पेपर है, और इसको मेरे बच्चे क्या कर रहा है, कोई ऑडिटर यानी कि जो वो जो भी पेपर चेकर है वो इसको पेपर चेकिंग कर रहा है। अब वो जब पेपर चेक कर रहा होगा, क्या वो अपने जज्बात के लिहाज से चेक कर रहा होगा, या आपको आइडिया है कि उसके सामने कहीं ना कहीं कुछ मेरे बच्चे सजेस्टेड सोल्यूशन पड़े होंगे। पक्की बात है मेरे बच्चे, उसके पास कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन पड़ा हुआ। आपका जो सोल्यूशन है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके देखो, अगर आपका सोल्यूशन उस स्टैंडर्ड सोल्यूशन से मिलता जुलता हुआ, फिर आपके सोल्यूशन को सही करार दे देगा। अगर वो उससे ना मिलता जुलता हुआ तो फिर वो क्या कहेगा, आपका ये सोल्यूशन सही नहीं है। अब सेम मामला मेरे बच्चे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मामले में भी हो, जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे होंगे, बीइंग ऑडिटर एग्जामिन कर रहे होंगे, मेरे बच्चे आपके पास कहीं ना कहीं कोई बेंचमार्क होगा, कोई बेंचमार्क होगा जिससे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप रिलेट करोगे, आप मैच करोगे, और फिर आप कहोगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ये थोड़ी है कि हर ऑडिटर अपने लिहाज से उसको चेक करेगा, मैनेजमेंट की शक्ल देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, और मैनेजमेंट के मान लो कि उनके जो भी हरकत सकनात हैं, अगर माशाल्लाह पता चले वो सारे के सारे हज पे गए हैं, वो कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फ्लुएंट फिर, क्योंकि हाजी तो 2 नंबरी करते ही। मेरे बच्चे इसके लिए ऐसा क्राइटेरिया कोई नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, चेकिंग कैसे होगी, किसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठा के किसी मेरे बच्चे बेंचमार्क से कंपेयर करेगा। बेंचमार्क क्या है, और यहां पे मेरे बच्चे जो बेंचमार्क है उसका नाम क्या होगा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये किसी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बननी चाहिए, क्योंकि देखो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, याद करें इसको, हम किसी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाते हैं, क्या कोई स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे होते हो, कि भाई जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है इन स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनानी है, कोई है इस तरह के स्टैंडर्ड्स? बिल्कुल हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आईएफआरएस, बिल्कुल वो हमारे क्या है, या आईएसएस कह दो या आईएफआरएस कह दो। तो वो क्या है मेरे बच्चे, वो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसके मुताबिक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती। अब जब बीइंग ऑडिटर, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया करोगे, आपने क्या देखना है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है या उसके मुताबिक नहीं बनी। अगर तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी होंगी तो फिर सही है, अगर ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं बनी होगी तो फिर नहीं सही। अब अगली बात आ जाएगी, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। जस्ट एग्जांपल मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सादा मैं अभी बात कर रहा हूं, एप्लीकेबल का लफ्ज अभी मैं साइड पे करूं, एप्लीकेबल का लफ्ज साइड पे रखो। लफ्ज क्या बोला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमारे दो बड़े मशहूर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं, एक है गैप और एक है आईएफआरएस। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये मेरे बच्चे अमेरिकन, अमेरिका के अंदर या उसके जो भी रियासतें हैं उसके अंदर ये स्टैंडर्ड यूज होते हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए। जबकि यूरोप और हमारे यहाँ पे वो जो यूज होते हैं अकाउंटिंग के लिए, वो कौन से यूज होते हैं, आईएफआरएस, क्योंकि हम इनके मेंबर हैं। आईफैक की हमारा जो आईकैप है वो उसका मेंबर है, तो मेरे बच्चे जाहिर बात है वहाँ पे जो भी वो स्टैंडर्ड बना रहे होते हैं, वो जो भी जो हमारे लिए एप्लीकेबल हो, या कुछ होता है ना कि बात का स्टैंडर्ड बनाया वो हम पढ़ेंगे। अच्छा ये ना चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो अभी सिर्फ शुरुआत लेवल पे डिस्कस की गई हैं, क्योंकि आगे इनकी डिटेल भी है। इसके ऊपर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के आगे ऊपर भी आगे कुछ डिटेल भी आएगी। फिलहाल जितना कि यहाँ पे दे रखा है ना, हमें आइडिया हो आज के बाद जब भी ये लफ्ज बोला जाए, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही बननी चाहिए, तो तभी ये सही होंगी। तो आपको ये पता चल जाए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहते किसको, ये ना हो कि आपको पता ही ना हो कि ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। हमने क्या क्या डिस्कस किया कि हमारे मान लो कि अभी चलो बाकी भी और भी होंगे, हमारे जो दो बड़े मशहूर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है दुनिया के अंदर जो हम जानते हैं, वो गैप और आईएफआरएस। अब हमारे मुल्क में एक कंपनी है जो चल रही है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी। अब वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस कंपनी ने बनाई वो बनाई गैप्स के मुताबिक, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक। और आपको कहा कि भैया आप क्या कर दो इसका ऑडिट कर, तो भैया ये आप जब आप ऑडिट करेंगे वो कहेंगे कि सर
बल्कि ये तो हमने शुरू में तय करना होता है जब हम वो एक्सेप्टेंस करेंगे ना, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो क्या ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बना रहे हो ना, मतलब कम से कम अडॉप्ट तो वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कर रखे हैं जो यहाँ पे होता है। अगर वही नहीं किया तो बात तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उस क्लाइंट। खैर अज्यूम कर लो कि आपने जब आप गए उसका ऑडिट करने के लिए, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रखे हैं गैप्स के मुताबिक, जबकि बननी चाहिए थी आईएफआरएस के मुताबिक। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क था वो गैप नहीं बल्कि आईएफआरएस जो यहाँ पे एप्लीकेबल, तो ये उसके मुताबिक बननी चाहिए, लेकिन उन्होंने किसके मुताबिक बना रखी है, क्या है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि फाइनेंशियल, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तभी सही होंगी, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही होंगी अगर वो बनी हो इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक जो चीज बनी हो वो हमेशा सही ही हो। क्योंकि जो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट सारी कहाँ पे लिखी है, रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट सारी कहाँ पे लिखी है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर है, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर। अगर आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई और बिल्कुल इनके मुताबिक बना दी, फिर कौन कहेगा कि इसमें कुछ गलत है जब आप आंसर लिखेंगे अपने आंसर शीट्स के अंदर और वो बिल्कुल किताब के मुताबिक है, जो कि ये यही एप्लीकेबल है ना किताब आपके लिए, है जो समझ लो कि आपके लिए बेंचमार्क है, जो एप्लीकेबल जो सिलेबस है वो सारे का सारा जिसके मुताबिक कल आपने आंसर करने, वो कौन सी है, ये किताब है। लेकिन अगर मान लो कि आप बीकॉम की किताब के मुताबिक वहां पे आंसर कर रहे हैं, वो तो भैया आपके इस लेवल पे एप्लीकेबल ही नहीं। तो इसलिए मेरे बच्चे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन से होते हैं, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी चाहिए थी और उसके मुताबिक अगर बनी हो तो वो सही। याद रखोगे इस बात को। अब जस्ट एग्जांपल अज्यूम कर लो, आप टाइम हो गया, अज्यूम कर लो कि आप अभी हैं 5-7 मिनट, आप टैक्स पर्पज के लिए मान लो कि एफबीआर ने आपको अपॉइंट किया कि जाएं जरा सीएफई, हमें लग रहा है कि ये टैक्स एवेजन कर रहे हैं और आप जरा इसका ऑडिट करते हैं। अब मेरे बच्चे आप यहाँ पे आए ऑडिट करने के लिए, अब यहाँ पे जो आप ऑडिट कर रहे होंगे वो मेरे बच्चे देखो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जस्ट मेरे बच्चे एक चीज याद रखिएगा, शायद ये चीजें आपने बचपन में भी कभी पढ़ी हुई, माजूर के साथ कल मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे दोबारा से, मजबूरी थी। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी चाहिए इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक मेरे बच्चे जब हम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात कर रहे होते हैं, फ्रेमवर्क की बात कर रहे होते हैं, तो मेरे बच्चे उसमें आईएफआरएस भी आ जाते हैं और उसमें लोकल लॉस भी आ जाते हैं, लोकल लॉस भी आ जाते हैं। और एक और चीज है देखो, हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उसके लिए जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो कौन सा है, आईएफआरएस और हमारे लोकल लॉस। अगर फिर शायद आपको ये चीज आइडिया हो या ना हो कि अगर ये इन दोनों में तजाद है, इन दोनों में तजाद तो लोकल लॉस, क्योंकि देखो मेरे बच्चे अज्यूम कर लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये मेरे साथ खड़ा हुआ लोकल लॉ, क्योंकि लोकल लॉ तो मैं इस मुल्क में हूँ, लोकल लॉ तो इस मुल्क का कानून है। और जो ये जो आईएफआरएस हैं ये तो इंटरनेशनल है, ये तो मान लो कि कहीं यूके में कोई बॉडी बैठी हुई है, ये उसने ये बनाए। एक जो लोकल लॉज है वो ऐसी बॉडी है जो ये मेरे साथ ही है। फिर बच्चे अगर आप गलती करेंगे लोकल लॉज की या गलती करेंगे आईएफआरएस की, मुझे बताओ जो जिसके जिसके चपेट की रेंज में हुआ होता ना, जिसकी रेंज में आप हो सकते हो, जो लोकल लॉ आपके जो करीब तरीन है आपके उसकी चपेट आपको पड़ सकती है, समझाने की बात करें, चपेट पड़ेगी जो सबसे करीब है आप, और करीब कौन है आपके, लोकल लॉस। तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, अगर तो आपने कहीं ये दोनों आपस में टकरा जाए और आपने आईएफआरएस को फॉलो किया, इसकी खिलाफवर्जी कर दी, तो चपेटें पड़ेंगी मेरे बच्चे, क्योंकि सबसे करीब कौन है, हमारा लोकल अथॉरिटी। तो इसलिए यहाँ पे इसकी गलती मेरे बच्चे, इसकी गलती की गुंजाइश नहीं, या गलती ये कहें, यानी कि जब भी ये दोनों आपस में टकराएंगे, अगर तो आपस में ना टकरा रहे हैं फिर तो कोई इशू नहीं, रौला ही बनो। ये देखेंगे जब आपस में इनका कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां पे हमने तरजीह किसको देनी होती है, लोकल लॉज, क्योंकि ये मेरे बच्चे हमारे करीब तरीन है और ये सबसे पहले हमें घसीटेंगे, चपेड़े मारेंगे, बेहतर यही कि इनकी चुप करके मान लो। अब मेरे बच्चे जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मान लो कि एफबीआर ने सीएफई का ऑडिट करने के लिए कहा टैक्स पर्पज के लिए, उसका मकसद टैक्स है। तो यहाँ पे मुझे बताएंगे कि जो हमारे वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या जो भी टैक्स पर्पज के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब देख रहे होंगे, उसमें पता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके मुताबिक बनी होनी चाहिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक। फिर वहां पे ये नहीं देख रहे होंगे कि आईएफआरएस, याद है बचपन में जब आप पढ़ा करते थे कि जब टैक्स में आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ी थी, उसमें हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते थे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से डेप्रिसिएशन लेस कर लो, फलाना लेस कर लो।
है, लीज पे एसेट है तो उसके मान लो जो उसकी भी डेप्रिसिएशन लेस कर दो, तो वहां पे फिर हमारे टैक्स वाले आ गए थे, वो कहते मैं तो आपको ये लेस करने की इजाजत नहीं दूंगा, इसको दोबारा ऐड बैक करो और ये फलाना खर्चा लेस करो यार। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टैक्स पर्पज के लिए आप इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए आए हो, फिर जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होंगे वो मेरे बच्चे, फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वहां पे आईएफआरएस के साथ साथ क्या होंगे, हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वाला, ये एप्लीकेबल लॉस, उसके मुताबिक आपने चेक करना है। याद रखोगे कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होनी चाहिए थी। अगर तो उसके मुताबिक ही बनी तो मेरे बच्चे वो सही है, अगर उसके मुताबिक नहीं बनी तो वो सही नहीं है। तो यही हमने चेक करना होगा। ये अल्फाज बार बार बोलेगा, हर जगह पे बोलेगा कि ऑडिटर ने ओपिनियन देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और ओपिनियन के लिए एविडेंस होनी चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब सही होंगी, अगर वो बनी होंगी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन से हैं, दुनिया में बड़े सारे फ्रेमवर्क्स होंगे, यानी कि तरीका का रिकॉर्ड्स करने के चीजों के, लेकिन हमने उसी के मुताबिक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं जो हमारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल, या जिस तरह की हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स। ये थोड़ी थोड़ी बातें माजरत के साथ मेरे बच्चे आज थोड़ा सा लेकिन बहरहाल ये एरिया आपके पास एक तो डेफिनेशन, उसके साथ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, ओपिनियन देना, उसके बाद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का थोड़ा सा बता रखा है, ये थोड़ा सा बस इतना सा ही आपने भी याद रखा। उसके बाद मेरे बच्चों 3 तरह का रिलेशनशिप, ये अब आपके तो याद करने, कल असाइनमेंट्स का जिक्र हुआ था, फिलहाल ये पहला वीक है, इस वीक की आपको फ्राइडे को असाइनमेंट मिलेगी जो आपने मंडे को सॉल्व करके लेके आनी, वो बकायदा मेरे बच्चे चेक हुआ करें, जहाँ पे टेस्ट होगा वो भी असाइनमेंट भी चेक हुआ करें कि आपने उसका आंसर लिखा है। चलिए इंशाल्लाह मेरे बच्चे कल मुलाकात होगी, और हमारी क्लास की टाइमिंग 8 बजे ही है। मैं पहुंच तो तकरीबन 10 मिनट तक गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन बच्चों ने टीएस सूफी ना होने की वजह से इन्होंने बेशर्मी दिखाई आज।